भारत में 26 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और ये नंबर वेल पॉपुलेटेड कंट्री पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा है। साथ में इंडिया उन कंट्रीज में से है जहां एजुकेशनल रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इस सिनेरियो को देखकर तो यही लगता है कि इंडिया में कोई भी एजुकेशनल स्टार्टअप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट द रियलिटी। इंडिया के स्टार्टअप इंडस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है एडटेक। हर एडटेक स्टार्टअप में लेऑफ्स बढ़ते ही जा रहे हैं, हर एडटेक स्टार्टअप हेवी लॉसेस में तो है ही, और साथ में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी बढ़ रहे हैं। बायजूस पर तो हंड्रेड्स ऑफ एलिगेशंस है कि वो पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके अपनी सेल्स बढ़ाते हैं। बट द क्वेश्चन इज, डिस्पाइट बीइंग इन द मोस्ट लुक्रेटिव सेगमेंट्स, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद एडटेक जायंट्स? और इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ये भी समझेंगे कि फिजिक्स वाला और अपनी कक्षा जैसे एडटेक स्टार्टअप्स में क्या खास है कि वो फेलिंग एडटेक स्टार्टअप्स के लिस्ट में नहीं आते हैं। विद शिक्षा में हमारा फोकस है हमारे ऑडियंस को हर टॉपिक बिल्कुल डिटेल में बट सिंपलेस्ट वे में समझाना। इस टॉपिक में भी हमने कुछ ऐसे जेन्युइन रीजंस कवर किए हैं जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया हो, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इंडिया में एडटेक स्टार्टअप्स के राइज के पीछे दो रीजंस थे। पहली तो है जियो, जिसके कारण ही इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के नंबर्स बढ़ने लगे। 2015 से 2019 तक इंडिया में 4500 एडटेक स्टार्टअप्स लॉन्च हुए, जिसमें से 1000 तो सिर्फ 2015 में लॉन्च हुए थे। कोविड के पहले बायजूस ने अच्छी खासी मार्केट शेयर कैप्चर कर ली थी और इनके पास 2.5 लाख पेड स्टूडेंट्स भी थे। ओवरऑल एडटेक सेक्टर धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था, बट 2020 में सब कुछ बदल गया जब कोविड-19 ने दस्तक दिया। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे कोचिंग्स बंद हो गए। लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हो रहे थे और तब ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स की डिमांड ड्रामेटिकली बढ़ने लगी। अब इस अनएक्सपेक्टेड डिमांड को कैच करने के लिए कंपनीज ने अपने वर्कफोर्स को बढ़ाया और अपने एक्सपेंस को बढ़ाने लगे। एज अ रिजल्ट कोविड ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 में अनअकैडमी की सेल्स 6 टाइम्स बढ़ गई। वेदांतु की रेवेन्यू भी 3 टाइम्स बढ़ गई एंड सेम विद बायजूस। अब इस टाइम इन्हें लगा था कि इनके अच्छे दिन आ चुके हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई करने की आदत लग जाएगी और एडटेक कंपनीज रैपिडली ग्रो करेगी। बट एज आई सेड, इट्स नॉट द रियलिटी। आज के दिन या तो कंपनीज बंद हो रही है जैसे लीडो लर्निंग, उदय, सुपरलर्न, या फिर जिस कंपनी के पास अच्छी खासी फंडिंग है वो अच्छी खासी लॉसेस भी दे रही है, जैसे बायजूस 4500 करोड़ लॉस, अनअकैडमी 2800 करोड़ एंड वेदांतु 696 करोड़। अब इनके ऐसी हालत के पीछे के रीजंस को समझते हैं। एडटेक कंपनीज बेसिकली 4 कैटेगरीज को केटर करती है: K-12, KG to क्लास 12, टेस्ट प्रेप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट कोर्सेज लाइक MBA, और स्किल डेवलपमेंट मतलब अपस्किलिंग कोर्सेज। अब हर एडटेक स्टार्टअप इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा कैटेगरीज को केटर करती है, जैसे बायजूस K-12 और टेस्ट प्रेप को करती है, अनअकैडमी सिर्फ टेस्ट प्रेप को, यूडेमी सिर्फ स्किल डेवलपमेंट को, और वेदांतु भी K-12 और टेस्ट प्रेप को। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उन स्टार्टअप में है जो केटर करती है K-12 और टेस्ट प्रेप सेगमेंट को। अब बायजूस के एड्स में देख सकते हैं कि उनका मेन फोकस है बच्चों पर। वो बच्चों के एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहते हैं, बट ऐसा करने में वो कुछ बातें भूल गए। पहली बात तो ये कि बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है उनके पेरेंट्स पर, और इंडिया में एक नॉर्मल थिंकिंग है कि जितना खर्च पेरेंट्स बच्चों के स्कूल्स पर कर रहे हैं उसका 50% खर्च ही उनके ट्यूशंस पर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्यूशन चीजों को रिवाइज कराने के लिए होती है। लेकिन बायजूस ने अपने कोर्स स्ट्रक्चर को कुछ अलग ही तरह से डिजाइन किया है। बायजूस की एवरेज फीस है 40 to 50,000 पर ईयर, जबकि इंडिया में इतनी फीस किसी प्राइवेट स्कूल की होती है। साथ में उनके क्लासेस के शेड्यूल स्टूडेंट स्कूल के क्लास से मैच ही नहीं करते हैं। मतलब ये कि एक स्टूडेंट जो चैप्टर आज स्कूल में पढ़ता है वो चैप्टर उसे वापस से बायजूस के क्लास में रिवाइज नहीं कराया जाता, बल्कि वो तो अपने ही शेड्यूल के हिसाब से अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे होते हैं। इस कारण एक स्टूडेंट पर बेवजह प्रेशर पड़ता है और दो तरह के शेड्यूल होने के कारण वो बायजूस के क्लास को क्विट कर देता है, क्योंकि वो स्कूल तो क्विट नहीं कर सकता। बस यही कारण है कि इस सेगमेंट में सबसे वीक पेड सब्सक्राइबर रेशियो है, और ये बात खुद आकाश के CEO ने भी कही थी। बायजूस एक और बात बोली थी, और वो ये कि जो कोर्सेज और स्टडी मटेरियल्स वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उस तरह के कंटेंट तो ऑलरेडी इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है K-12 और टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्टअप्स के फेलियर के पीछे। आज आपको किसी भी क्लास की 100% कोर्स कंटेंट YouTube पर फ्री में मिल जाएगी, और सिर्फ क्लास ही नहीं, कॉम्पिटिटिव
एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो कंटेंट चाहिए वो भी यूट्यूब पर भरा पड़ा है। और साथ में बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपने कोर्सेज भी सेल करते हैं, जिनकी कॉस्ट बायजूस और अनअकैडमी जैसे कोर्सेज से बहुत कम भी होती है। अब ये बात सच है कि यूट्यूब के कंटेंट पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जब रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है तब लोग YouTube से ही काम चलाना प्रेफर करते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जब इन सब सेगमेंट्स में कोई स्कोप है ही नहीं तो कोविड के टाइम पर इन सेगमेंट्स में इतना बूस्ट कैसे दिखा? उस टाइम पर लोग क्यों बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टूट पड़े थे? देखो, इसका रीजन है मजबूरी। जब स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग्स बंद हो गए थे तब स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब सब कुछ वापस से खुलना स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट्स वापस से ऑफलाइन की तरफ ही जाने लगे। और यहाँ हम दो रीजंस की बात करेंगे। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, और ह्यूमंस की इसी नेचर के कारण जब स्टूडेंट्स अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है। साथ में स्टूडेंट्स अपने ग्रुप्स भी बना लेते हैं जिनके साथ वो अपने लीजर टाइम को स्पेंड भी करते हैं। बट ये सब कुछ मिसिंग होता है ऑनलाइन क्लासेस में। K-12 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ जब एक सर्वे किया गया था तब एक और बात सामने आई थी कि पेरेंट्स बच्चे के दिन भर मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में पढ़ने से खुश नहीं है। दिन भर स्क्रीन पर रहने से उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। साथ में नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गए हैं। बहुत से पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे पढ़ने के बहाने से गेम्स भी खेलते हैं। कुछ बच्चे इंटरनेट पर अवेलेबल कुछ गलत चीजों से एक्सपोज हो जाते हैं। कुछ बच्चों को एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर के कारण आंखों में प्रॉब्लम भी हो रही है। इन सब रीजंस के कारण एक पेरेंट अपने बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ही भेजना चाहते हैं जब तक वो क्लास 12 को पास ना कर ले। चलिए, अभी तक हमने जितनी भी रीजंस की बात की वो तो कंज्यूमर के लेवल से थी, बट प्रॉब्लम्स खुद कंपनीज के साथ भी है। देखिए, कंज्यूमर के लेवल की सारी प्रॉब्लम के साथ भी एक एडटेक कंपनी प्रॉफिटेबल तो हो ही सकती है। भले ही यूजर्स कम होते हैं लेकिन लॉस होने का कोई कारण नहीं था। बट इनके लॉसेस के पीछे सबसे मेन रीजन है हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका मतलब है एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर पेड सब्सक्राइबर बनाने के लिए एक कंपनी उस पर कितने रुपए खर्च करती है, अब चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स पर हो या फिर फ्रीबीज पर। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के एडटेक कंपनीज की CAC कॉस्ट है अप्रॉक्स 40 to 60,000 पर यूजर। मतलब एक एडटेक कंपनी को एक पेड यूजर एक्वायर करने के लिए 40,000 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। एंड ऑब्वियसली ये नंबर उनकी ईयरली फीस से भी ज्यादा हो सकती है एंड इसलिए ये कंपनीज लॉसेस में है। लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं मान लेंगे। चलिए इसका एक कैलकुलेशन करते हैं। अनअकैडमी ने 120 करोड़ का बजट रखा था IPL एड्स के लिए 3 साल के लिए, मतलब 40 करोड़ पर ईयर। उनका टारगेट ग्रुप है स्टूडेंट्स एजेड 15 to 25 एंड उनके पेरेंट्स एजेड 35 to 50। 2022 में टोटल IPL व्यूअरशिप थी 20 करोड़, जिसमें 40% लोग अनअकैडमी के टारगेट ग्रुप में क्वालिफाई करते हैं, मतलब 8 करोड़। अब अनअकैडमी के पास है 30 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स, जिसमें से 3.6 लाख पेड यूजर्स है, मतलब पेड यूजर कन्वर्जन रेट हुआ 1.1% और IPL में टीवी एड की ट्रेडिशनल कन्वर्जन रेट रही है 0.7%। तो इस हिसाब से 8 करोड़ यूजर्स में से सबसे पहले 0.7% लोग अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करेंगे, मतलब 5.6 लाख लोग, और इनमें से 1.1% लोग ही पेड सब्सक्राइबर में कन्वर्ट होंगे, मतलब 6100 लोग। ओवरऑल पर यूजर एक्विजिशन कॉस्ट होगी अप्रॉक्स 65,000। हालांकि ये हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस थी, ये नंबर बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखकर ऐसा लगता नहीं है। 2021 में बायजूस ने 2200 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग पर स्पेंड किए थे और उनकी रेवेन्यू थी ओनली 2280 करोड़। सेम अनअकैडमी ने भी 411 करोड़ स्पेंड किए थे मार्केटिंग पर और उनकी रेवेन्यू थी 398 करोड़। वेदांतु ने भी 177 करोड़ स्पेंड किए थे मार्केटिंग पर और उनकी रेवेन्यू तो सिर्फ 94 करोड़ थी। अगर इनके बाकी एक्सपेंसेस की बात करें तो हर एडटेक कंपनी के लिए एक और सबसे बड़ी एक्सपेंस है टीचर्स सैलरी। हम बायजूस के फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं कि उन्होंने 1943 करोड़ सिर्फ सैलरीज में स्पेंड किए हैं और ये चाह कर भी इसे कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनएक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू वो यूनिक कंटेंट नहीं बना सकते और नॉर्मल कंटेंट तो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है ही। बस इन्हीं सब कारणों से इनकी लॉसेस बढ़ते जा रही है और जब इन पर प्रेशर पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी का तब इनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है सिवाय फ्रॉड के। कंपनीज अपने कस्टमर्स से कह तो देती है कि आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार पेमेंट हो जाने के बाद इनके सेल्स के लोग फोन ही नहीं उठाते हैं, कस्टमर्स से रूडली बात करते हैं और बहुतों के तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके भी उन्हें रिफंड नहीं करते। ये सेम सिचुएशन हुई थी ओयो के साथ भी। हमने ओयो वाले एपिसोड में लॉस फ्रॉड लूप के बारे में डिटेल में बात किया है।
आप उस एपिसोड को जरूर देखिएगा। लेकिन क्या आपने सोचा फिजिक्स वाला भी तो एक यूनिकॉर्न एडटेक स्टार्टअप है, तो वो इस रेस में क्यों नहीं दौड़ रही है? आखिर वो प्रॉफिटेबल कैसे है? फिजिक्स वाला के दीवाने क्यों हैं स्टूडेंट्स? एंड सेम गोज विद अदर यूट्यूब बेस्ड एडटेक स्टार्टअप्स। जब फिजिक्स वाला को स्टार्ट किया गया था तब से ही अलख पांडे सर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन बनाया है। उन्हें बोरिंग लेक्चर्स नहीं पढ़ाए बल्कि ह्यूमर के साथ हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया। वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी स्टोरी का पार्ट बनाते गए और धीरे धीरे करके ग्रो करते गए। देखिए, एडटेक इंडस्ट्री में हर चीज से ऊपर होती है ट्रस्ट और लॉयल्टी, जिसे बिल्ड होने में लगता है टाइम। और ये चीज शायद बायजूस और अनअकैडमी जैसी स्टार्टअप भूल चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स वाला बूटस्ट्रैप थी, उन्होंने स्टूडेंट्स यूट्यूब के थ्रू एक्वायर किए थे, तो उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी नेग्लिजिबल था, जिस कारण से उन्होंने अपने फीस को भी नेग्लिजिबल रखा। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा था, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, और फिजिक्स वाला ने शुरू से ही हाइब्रिड अप्रोच को अपनाया। उन्होंने स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश कर लिए थे, क्योंकि उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ स्टूडेंट्स को एड प्रोवाइड करने में होना चाहिए, यानी डाउट्स क्लियर करने में या फिर रिवीजन करने में, लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट हमेशा ऑफलाइन ही होनी चाहिए। और अब ये बात सच होती दिखाई भी दे रही है। बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु जैसे स्टार्टअप्स भी अब ऑफलाइन जा रहे हैं। बायजूस ने इसी कारण से आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर किया था और अब उनका प्लान है 500 ट्यूशन सेंटर्स खोलने का। एंड सेम विद अनअकैडमी एंड वेदांतु। बट जितना मुश्किल सफर इनका पहले था, अब उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये कॉम्पीट करेंगे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ, जैसे एलन, फिटजी ब्रदर्स एंड मेनी मोर। इन स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही गलत करी थी। इसलिए अब तो ये टाइम ही बताएगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। होंगे प्रॉफिटेबल या फिर हो जाएंगे बर्बाद? आप कमेंट्स में बताइए कि क्या ये स्टार्टअप्स कभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो भी क्यों? और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिज शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।